हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट के साथ हैं। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग अगर टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाकर स्टडी विद सीमा के नाम से ही ग्रुप है, क्लास के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। Which president of India declined to accept the advice of the cabinet relating to the imposition of emergency in UP in 1997? 1997 में यूपी में आपातकाल लगाने से संबंधित कैबिनेट की सलाह को भारत का कौन सा राष्ट्रपति अस्वीकार करता है? और आपके ऑप्शन हैं शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, जैल सिंह या फिर APJ अब्दुल कलाम। तो जल्दी से अपने आंसर्स को दीजिए लाइव चैट में और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर पाए सेशन को। तो 2 बजे आप लोग ज्वाइन किया करिए सेशन को और लाइव चैट में आंसर दिया करिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, KR नारायण। KR नारायण ने 1997 में यूपी में आपातकाल लगाने से संबंधित कैबिनेट की सलाह को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच पुट्स दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित आंदोलन को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको 4 आंदोलनों के नाम दिए गए हैं और आपको इन्हें क्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला दिया गया है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इनको आपको समय अनुसार लगाना है, तो जल्दी से लगाइए इसको। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा आंसर को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ? 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। और होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916-17 के आसपास। ठीक है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले होगा स्वदेशी आंदोलन, ए ऑप्शन यानी 1 ऑप्शन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के साथ बहिष्कार आंदोलन भी शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना और विदेश में बनी वस्तुओं को जला देना, उसका बहिष्कार करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बंगाल के विभाजन के फैसले के बाद बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की थी। 6 अप्रैल 1930 को वो लोग दांडी पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस समय सरकार का नमक पर एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सरकार के किसी भी कानून की अवज्ञा करना। नमक कानून की अवज्ञा के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया था।
तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन किया था, जिसका नाम था, कहाँ से किया था, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। ठीक है। प्रसिद्ध कवित्री सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, ने सरकार के धरसना स्थित नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर किया था, धरसना, जो कि गुजरात में है, में स्थित नमक कारखाने पर किया था। और जो आपके राजगोपालाचारी है, उन्होंने कहाँ पर किया था, तमिलनाडु में। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटानी साम्राज्य यानी ब्रिटेन के साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में आरंभ किया गया। यह भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने, लेकिन नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली। ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। होम रूल आंदोलन क्या है? होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। तो होम रूल का कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में दो होम रूल लीगों की स्थापना की गई है, जिनमें से एक की स्थापना की है बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में और दूसरी की स्थापना की है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की है। और जो गंगाधर तिलक ने की है वो कहाँ पे की है? पूना में। तो आपको याद रखना है कि भारत में होम रूल आंदोलन को सक्रिय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को और एनी बेसेंट को। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की पूना में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की मद्रास में। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए। 1919 को के भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया और ये इस आंदोलन के बाद ही लाया गया। होम रूल लीग ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर ही संवैधानिक माध्यमों से स्वशासन या होम रूल को प्राप्त करना चाहती थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे जन को शिक्षित और संगठित करना चाहते थे। तो होम रूल आंदोलन क्या है? स्वशासन पर जोर दे रहा है। होम रूल यानी कि देश के लोगों द्वारा शासन। भले ही हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे, लेकिन स्वशासन हमारी जनता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैव पब्लिश्ड वर्क ऑन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियाज पॉलिटिक्स? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत की राजनीति में नागरिक समाज की भूमिका पर काम प्रकाशित किया है? क्या वो सुदीप्ता कविराज है, नीरा चंदोक हैं, रजनी कोठारी है या सभी हैं? तो क्या लगता है इसका राइट आंसर आपको? जल्दी से आंसर्स को लिखिए अपने।
इनमें से किसने सिविल सोसाइटी इन इंडियन पॉलिटिक्स पर वर्क पब्लिश किया है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ देम। ये सभी लोग, ये सभी स्कॉलर्स इंडियन पॉलिटिक्स पर अपने वर्क पब्लिश करते हैं। नीरा चंदो की कुछ मुख्य पुस्तकें आप लोग देख लीजिए। स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, बियॉन्ड सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स और कंटेम्प्रेरी इंडिया, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है सुदीप्ता कविराज। सुदीप्ता कविराज दक्षिण एशियाई राजनीति व बौद्धिक इतिहास के एक विद्वान हैं जिनका नाम अक्सर पोस्ट कॉलोनियल और सबाल्टन अध्ययन के संबंध में लिया जाता है। ये वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय के मध्य पूर्वी दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन विभाग में शिक्षण कर रहे हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं? इमेजिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल सोसाइटी, हिस्ट्री एंड पॉसिबिलिटीज, द अनहैप्पी कॉन्शियसनेस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिस्ट डिस्कोर्स इन इंडिया। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रजनी कोठारी। फेमस पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ठीक है, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं आपको जिसे ध्यान में रखना है? पॉलिटिक्स इन इंडिया जो कि 1970 में पब्लिश होती है, फेमस बुक है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये भी 1970 में पब्लिश होती है। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी 2005 में पब्लिश होती है। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द मेन आर्गूमेंट मेड बाय रजनी कोठारी इन हिज बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज दैट। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में मुख्य तर्क दिया है। क्या उनका मुख्य तर्क है? ऑप्शन ए है कास्ट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन एडवांसिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थ्रू इंटरेस्ट एग्रीगेशन। जाति संगठन ने हित एकत्रीकरण के माध्यम से डेमोक्रेटिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की है। ऑप्शन बी है कास्ट ऑर्गेनाइजेशन हिंडर्ड द एडवांसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जाति संगठन ने लोकतांत्रिक राजनीति की उन्नति में बाधा डाली है। ऑप्शन सी है कास्ट एंड पॉलिटिक्स डिड नॉट हैव सब्सटेंटिव इंटरेक्शन एक्सेप्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। चुनाव के दौरान जाति और राजनीति में परस्पर संपर्क नहीं था। ऑप्शन नंबर डी है द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट हैज़ नो प्लेस इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में जाति की पारंपरिक संस्था का कोई स्थान नहीं है। तो इसके लिए क्या है राइट आंसर? यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसकी हिंदी अनुवाद में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर क्या होना चाहिए कि चुनाव के दौरान जाति और राजनीति में परस्पर संपर्क था, उसके अलावा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौरान नहीं था। चुनाव के दौरान जाति और राजनीति में परस्पर संपर्क था, सिर्फ चुनाव के समय ही जाति और राजनीति में परस्पर संपर्क रहता था। इसका अनुवाद इस प्रकार से होना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है जल्दी से आप लोग बताएंगे? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कास्ट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन एडवांसिंग डेमोक्रेटिक पॉलिसी थ्रू इंटरेस्ट एग्रीगेशन। रजनी कोठारी के अनुसार जाति संगठन ने हित एकत्रीकरण के माध्यम से डेमोक्रेटिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है Who among the following emphasized on emergence of a market polity in India? निम्नलिखित में से किसने एक मार्केट पॉलिटी इन इंडिया के उद्भव पर जोर दिया है? इनमें से किसने इंडिया में मार्केट पॉलिटी के उद्भव पर जोर दिया है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या है इसके लिए राइट आंसर? स्टैनले ए कोचानेक, मॉरिस जोन्स,
पॉल ब्रास, जेम्स मेनर। क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए लाइव चैट में। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मॉरिस जोन्स ने इंडिया में मार्केट पॉलिटी के इमरजेंस की बात की है। ठीक है, उद्भव की बात की है मार्केट पॉलिटी के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंसेप्ट ऑफ एनोमी वॉज कॉइन्ड बाय। एनोमी की अवधारणा किसके द्वारा गढ़ी गई है? डरखीम के द्वारा, टॉकविले के द्वारा, बेबर के द्वारा या फिर मोस्का के द्वारा? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए लाइव चैट में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डरखीम, या फिर दुर्खीम भी कहीं कहीं हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जान लेते हैं क्या है आइडिया ऑफ एनोमी। दरखाइम के अनुसार मानव जाति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से तृप्त नहीं होती है। मनुष्य की इच्छाएं और अभिलाषाएं अपार हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियम आवश्यक हैं। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही व्यक्तिगत इच्छाओं को काबू में रखा जा सकता है, और जब ये सामाजिक नियम टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली शक्ति भी नष्ट हो जाती है। ये तमाम नीतियां और नियम जिनके सहारे जनसमूह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यदि निरर्थक हो जाते हैं, ये जो सामाजिक नियंत्रण या नियम बनाए गए हैं, अगर ये निरर्थक हो जाते हैं तो इस स्थिति को ही दरखाइम प्रतिमानहीनता यानी एनोमी कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच राइटिंग डिड मैक्स वेबर प्रेजेंट टाइप ऑफ अथॉरिटी? किस लेखन में मैक्स वेबर ने प्राधिकार के प्रकार को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, साइंस एज अ वोकेशन, या फिर सोशियोलॉजी ऑफ अ रिलीजन। तो किस लेखन में मैक्स वेबर ने प्राधिकार के प्रकार यानी टाइप ऑफ अथॉरिटी के बारे में चर्चा की है? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स को लिखिए और बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, वो रचना है जिसमें मैक्स वेबर प्राधिकार के 3 प्रकारों की चर्चा करते हैं। और ये 3 प्रकार कौन से हैं, अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी वर फर्स्ट डिफाइंड बाय मैक्स वेबर इन द essay Politics as a Vocation and his other writing in 1919 and 1920। मैक्स वेबर ने सबसे पहले अपने निबंध पॉलिटिक्स इन अ वोकेशन में प्राधिकार के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो वो कौन से 3 प्रकार हैं प्राधिकार के? सबसे पहले है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। मैक्स वेबर के अनुसार ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है प्राचीन नियम और परंपराएं, जिसके आधार पर अथॉरिटी मिलती है, प्राचीन नियम और परंपराओं के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता, करिश्माई प्राधिकार। इसका क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति में कुछ अद्भुत योग्यताएं या दैवीय गुण होने के कारण उसे प्राधिकार मिलता है। और तीसरा आता है आपका लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो इसका आधार क्या है? विधि, कानून, कानून के द्वारा प्राधिकार प्राप्त होना। ठीक है, तो ये 3 अथॉरिटी के बारे में वो लोग मैक्स वेबर बात करते हैं, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये 3 टाइप उन्होंने अथॉरिटी के बताए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मीय सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1828 बाय। 1828 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राधाकांता देव ने, राजा राम मोहन रॉय ने, अक्षय कुमार दत्ता ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। आई होप आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल हो। आई होप आपके लिए एमसीक्यू हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय।
राजा राम मोहन रॉय ने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, जिसे वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा और बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1821 में किस नाम से जाना गया? कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, और 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से, और बाद में यही ब्रह्म समाज बन गया। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। यह 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। तो इनके प्रमुख नेता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। वर्ष 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। सागरमाला प्रोजेक्ट संबंधित है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स, ऑयल एक्सट्रैक्शन, सी रूट डेवलपमेंट या नन ऑफ द अबव। तो सागरमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? क्या ये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, तेल निकासी से संबंधित है, समुद्री मार्ग के विकास से, या फिर इनमें से किसी से नहीं है? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण से सागरमाला प्रोजेक्ट संबंधित है। सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर और विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना के नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ बुक इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, जो कि 1987 में पब्लिश होती है बाय रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। परस्यूट ऑफ लक्ष्मी जो रुडोल्फ और रुडोल्फ की बुक है 1987 में पब्लिश होती है, इसका पूरा नाम क्या है आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की बुक का, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन की बुक का पूरा नाम क्या है। तो उसी प्रकार से ये बुक भी आ सकती है कि परस्यूट ऑफ लक्ष्मी बाय रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो बुक है इसका पूरा नाम क्या है। तो क्या इसका पूरा नाम इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी पॉलिटिकल इकोनॉमी है? ऑप्शन बी है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। ऑप्शन सी है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स को लिख दिया होगा। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अ इंडियन स्टेट। तो आपको याद रखना है कि परस्यूट ऑफ लक्ष्मी तो हम लोग जानते हैं कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की बुक है, सुजान रुडोल्फ एंड लियोड रुडोल्फ की, लेकिन हम कभी भी इनके पूरे नाम को बहुत कम ही पढ़ते हैं। तो पूरा नाम क्या है? इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि 1987 में पब्लिश होती है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की बुक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग बुक को देख सकते हैं, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, कब बना? इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस।
क्या ये 1945 में बना, 1947 में बना, 1950 में बना या फिर 1951 में बना? तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर्स को लिखिए आप लोग। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टैगोर नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन हिज लेक्चर टूर। टैगोर का राष्ट्रवाद उनके किस व्याख्यान दौरे पर आधारित है? जापान और यूके, जापान और यूएसए, यूएसए और चाइना या फिर चाइना और इटली? तो जो टैगोर का नेशनलिज्म है वो उनके किस व्याख्यान पर आधारित है, किन देशों के व्याख्यान पर आधारित है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे फटाफट से। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जापान एंड यूएसए के व्याख्यान पर आधारित है टैगोर का राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पुस्तक जिन व्याख्यानों पर आधारित है वे भारत में नहीं बल्कि जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। सेंट ऑगस्टाइन चीफ पॉलिटिकल व्यूज फाइंड एक्सप्रेशन इन हिज कंसेप्ट ऑफ। सेंट ऑगस्टाइन के मुख्य राजनीतिक विचारों की मुख्य अभिव्यक्ति उनकी किस अवधारणा में मिलती है? ऑप्शन ए है टू सिटीज, ऑप्शन बी है फेथ, ऑप्शन सी है रोल ऑफ रीजन और ऑप्शन डी है कॉमनवेल्थ। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे इसका और लास्ट में आप लोग फीडबैक देंगे अपना, जो भी आप लोगों को लगता है, और बता सकते हैं आप लोग अपने मार्क्स कितने आपके सही आंसर इसमें से हुए हैं वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टू सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय एम एन रॉय। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो एम एन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? आपको ये बताना है, नहीं लिखी गई है, नहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, इंडिया इन ट्रांजिशन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन और द ह्यूमन साइकिल। तो इनमें से कौन सी बुक है जो एम एन रॉय ने नहीं लिखी है? तो जल्दी से बताइए इसके लिए आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? कैसे देंगे आप लोग लाइव चैट में आंसर? 14 ए, 14 बी, जो भी आपको लगता है क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, द ह्यूमन साइकिल एम एन रॉय की पुस्तक नहीं है। किसकी पुस्तक है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, क्या है इसका राइट आंसर द ह्यूमन साइकिल का? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष की पुस्तक है द ह्यूमन साइकिल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, ये एम एन रॉय की पुस्तक है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Theories who believes that state is an association of associations are best described as। तो ये कौन सा थ्योरी है जो बोलता है कि स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन? इनमें से कौन सा थ्योरी है? इनमें से कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि राज्य संघों का संघ है? सोशलिस्ट मानते हैं, फेडरलिस्ट मानते हैं, अनार्किस्ट मानते हैं या फिर प्लूरलिस्ट मानते हैं? समाजवादी, संघवादी या अराजकतावादी या फिर बहुलवादी? तो इनमें से कौन है जो ये मानते हैं कि राज्य संघों का संघ है? तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लूरलिस्ट। बहुलवादी ये मानते हैं कि राज्य संघों का संघ है, स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। तो आई होप आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस में मददगार सिद्ध हो और आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहे। इसी आशा के साथ मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।